बैताल पच्चीसी के पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे राजा विक्रमादित्य बैताल से मिलते हैं और जब बैताल और विक्रमादित्य दोनों जंगल में जा रहे होते हैं तब बैताल विक्रमादित्य से कहता है, राजन चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इससे हम दोनों का सफ़र ही आसानी से कट जाएगा। बैताल कहानी सुनाना शुरू करता है। बैताल कहता है, राजन यहाँ से कोसों दूर पाटलिपुत्र नाम का एक सुंदर राज्य हुआ करता था, जहाँ पर माँ भगवती का एक भव्य मंदिर बना हुआ है। उस भव्य मंदिर में रोज सुबह शाम नियम से एक कन्या पूजा करने आती थी और वहाँ पे भक्तों का मेला हमेशा उमड़ा हुआ रहता था। एक बार वहाँ पे चंद्रसेन और सूर्यमल नाम के दो मित्र दर्शन करने आए हुए होते हैं। दोनों मित्र मंदिर की भव्यता को देखकर प्रशंसा कर ही रहे होते हैं। इतने में ही उन दोनों में से एक मित्र, जिसका नाम चंद्रसेन था, उसकी नज़र उस कन्या पर जाती है और वह कन्या उसे बहुत पसंद आ जाती है। उस कन्या के बारे में जानने के लिए चंद्रसेन उत्सुक हो जाता है। यही सोच वह अपने मित्र सूर्यमल को बताता है। चंद्रसेन के माता पिता न होने की वजह से सूर्यमल ही हमेशा उसका मित्र और परिवार दोनों ही रहा होता है। अपने मित्र के इच्छा को जानते हुए सूर्यमल अपने मित्र से वादा करता है कि वह उसकी शादी उसी कन्या से करवाएगा। यह जान सूर्यमल आसपास के लोगों से उस कन्या के बारे में पूछताछ करता है और पता करने पे उन्हें मालूम होता है कि वह कन्या उसी मंदिर के पुजारी की पुत्री थी। ऐसा सोच वह सीधे ही अपने मित्र चंद्रसेन को लेके पुजारी के घर पहुंच जाता है। पुजारी के घर पहुंचते ही वह अपने मित्र की शादी का प्रस्ताव उसके सामने रख देता है। गरीब पुजारी अपनी बेटी के लिए आए हुए रिश्ते को देखकर खुश हो जाता है और बिना किसी मांग के अपनी बेटी को विदा करने के लिए तैयार हो जाता है। पुजारी अपनी पुत्री भानुमती को सहर्ष विदा करता है। भानुमती अपने पति चंद्रसेन एवं उनके मित्र के साथ अपने ससुराल के लिए प्रस्थान कर जाती है। जैसे ही वे तीनों जंगल की ओर थोड़ी दूर पहुंचते ही हैं, इतने में कुछ डाकू अचानक उन पे हमला कर देते हैं। डाकुओं से डरकर अपने सम्मान को बचाने हेतु भानुमती जंगल में बहुत दूर अंदर की तरफ भाग जाती है और उसके पीछे डाकू उसके पति एवं मित्र दोनों की हत्या कर देते हैं। कुछ समय पश्चात जब भानुमती वापस उसी जगह पर अपनी पति और उनके मित्र को ढूंढते हुए पहुंचती है तो वह दोनों के सर धड़ से अलग देखती है। दोनों को मृत देख भानुमती जोर जोर से विलाप करती है और अपनी आराध्या माँ भगवती को याद करती है और अपनी आराध्या को याद करते हुए वह अपने प्राण देने ही जा रही होती है। इतने में माँ काली प्रकट हो जाती है और भानुमती से कहती है कि हे पुत्री, तुम्हें अपने प्राण देने की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी इन दोनों को जीवित कर देती हूँ। और ऐसा सुन भानुमती प्रसन्न हो जाती है। माँ भगवती भानुमती से कहती है, पुत्री तुरंत इन दोनों के सिर को इनके धड़ से लगा दो, मैं इन्हें अभी जीवित किए देती हूँ। ऐसा कहकर माँ अंतर्ध्यान हो जाती है और माँ के अंतर्ध्यान होते ही भानुमती के पति एवं उनके मित्र दोनों जिंदा हो जाते हैं। दोनों को जीवित देखकर भानुमती अत्यंत प्रसन्न होती है। वह प्रसन्न हो रही होती है, इतने में भानुमती का ध्यान अपने द्वारा की गई मूर्खता पर जाता है। भानुमती ने जल्दबाजी में अपने पति का सिर उसके मित्र सूर्यमल के धड़ पर और सूर्यमल के सिर को अपने पति के धड़ पर लगा दिया था और जब माँ ने उन्हें जीवित किया तो वह ऐसे ही जिंदा हो गए। अब भानुमती चिंता में थी कि वह किसे अपना पति माने। ऐसा कहकर बैताल अपनी कहानी को समाप्त करता है। कहानी समाप्त करते ही
बैताल विक्रमादित्य से पूछता है, राजन, मैंने तो अपनी कहानी सुना दी। मुझे आशा है कि ये कहानी तुमने ध्यानपूर्वक सुनी होगी। तो हे राजन, अब तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार कौन होगा भानुमति का असली पति? उसे न्याय संगत होकर किसे अपना पति मानना चाहिए? ऐसा कहकर बैताल यह सवाल बार बार विक्रमादित्य से पूछता है। बार बार पूछे जाने पर अंत में थक कर विक्रमादित्य अपनी चुप्पी तोड़ देता है। विक्रमादित्य बैताल से बोलता है, हे बैताल, न्याय संगत होकर अब मैं अपना फैसला सुनाता हूँ। भानुमति को न्याय संगत होकर उसे ही अपना पति मानना चाहिए जिस पे उसके पति का सिर लगा हुआ हो। यानी कि भानुमति के पति सूर्यमल का सिर भले ही उसके मित्र के धड़ पर लगा हो, लेकिन उसका पति वही माना जाएगा। बैताल राजा से पूछता है, ऐसा क्यों? क्यों उसके धड़ वाला हिस्सा उसका पति नहीं कहलाएगा? विक्रमादित्य बैताल से कहता है, हे बैताल, हमारा शरीर और शरीर की सारी प्रक्रियाएं, हर एक अंग, सभी मस्तिष्क के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। अगर मस्तिष्क ही जीवित नहीं होगा तो शरीर किस काम का? इसीलिए भानुमति के पति सूर्यमल का मस्तिष्क भले ही किसी भी धड़ पर लगा हो, असल मायने में वही उसका पति है। वही चेतना उस शरीर में उसी के मस्तिष्क के वजह से होगी। इसीलिए न्याय यही कहता है कि सूर्यमल के मस्तिष्क वाला भाग ही, यानी कि वही शरीर ही उसका असली पति माना जाएगा। यही न्याय है। बैताल विक्रमादित्य को याद दिलाता है, मैंने कहा था कि जब तुम एक भी शब्द बोले मैं यहाँ से गायब हो जाऊँगा। तो चलो, अब मैं अपनी शर्त याद करते हुए यहाँ से चलता हूँ। ऐसा कहकर बैताल वहाँ से गायब हो जाता है। अब विक्रमादित्य फिर से उस बैताल की खोज में निकल पड़ता है। ऐसा सिलसिला अब ना जाने कब तक चलता रहेगा, और क्या अंत में विक्रमादित्य उस बैताल को उस साधु तक पहुंचाने में सफल होगा, या बैताल ऐसे ही कहानी सुनाकर विक्रमादित्य को ऐसे ही भटकाते रहेगा? ये जानने के लिए आगे की 24 कहानियाँ हम ज़रूर सुनेंगे। इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।